झुक गए नवाब, झुक गए मुगल, झुक गया गगन सारा, जो कभी न झुका ऐसा हिंदू वीर था सूरजमल जाट हमारा। दोस्तों 2019 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पानीपत, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से मराठे पुणे से उत्तर भारत आए थे अब्दाली से लड़ने के लिए। और इस फिल्म में महाराजा सूरजमल को एक विलेन की तरह प्रोजेक्ट किया था। बताया गया था इन्होंने आखिरी समय में कैसे सदाशिव राव भाऊ के साथ अपनी संधि तोड़ दी थी और सदाशिव भाऊ को अकेले लड़ना पड़ा था अब्दाली के साथ। और महाराजा सूरजमल ने इस फिल्म के मुताबिक आगरा किले की मांग की थी कि उन्हें आगरा का किला दिया जाए, तब वो इस लड़ाई में उनके साथ लड़ेंगे, जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं था। इसके कई और कारण थे। फिल्म में ये सब इसलिए दिखाया गया क्योंकि जब आप मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में बैठ के अगर फिल्म बना रहे हो और मराठों के खिलाफ आप अगर उसमें कुछ भी गलत बोल दोगे तो आपकी फिल्म बन नहीं पाएगी, स्टूडियो को आग लगा दी जाएगी। दोस्तों मैं आज आपको सच्चाई बताऊंगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे क्यों हारे। महाराजा सूरजमल उसमें एक विलेन नहीं एक हीरो की तरह उभरे थे। और ये वो हिंदू वीर जाट थे जिन्होंने अपनी दम पे दिल्ली के नाक के नीचे भरतपुर रियासत को बसाया था और दिल्ली को 2 बार अपने जीवन काल में इन्होंने फतेह किया था। इस वीर हिंदू जाट के बारे में आज दोस्तों हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो महाराजा सूरजमल जी का जन्म 13 जनवरी 1707 को डीग में हुआ था। ये भरतपुर के पास एक छोटा सा कस्बा है। इनके पिताजी थे राजा बदन सिंह और माता का नाम था रानी देवकी जी। दोस्तों इनके पिताजी बदन सिंह भरतपुर की इन्होंने स्थापना करी थी। एक छोटा सा राज्य भर था ये, लेकिन इसका विस्तार महाराजा सूरजमल जी के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। बदन सिंह की आंखों की रोशनी शुरुआत से कम होती चली गई। उसके बाद पूरा कार्यभार महाराजा सूरजमल ही संभालते थे। ये बचपन से ही काफी वीर थे। इनका शासन बाद में जो आप यहाँ रेड मार्क में जो पढ़ रहे हो, ये सारे शहर यहाँ तक इनका शासन था, यानी कि भरतपुर रियासत यहाँ तक फैली हुई थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कुल 80 लड़ाइयाँ लड़ी, लगभग 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और ये कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे। ये एक अजय योद्धा थे दोस्तों। तो इनके युद्ध कौशल की धाक तो शुरू से ही जम चुकी थी। लोग जानने लगे थे महाराजा सूरजमल नाम का भी कोई जाट है। लेकिन इनकी जयपुर के महाराजा के साथ एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, और इनको जो गौरव मिला था असली वो मिला था 1748 में बगरू की युद्ध से। हुआ ये था कि 21 सितंबर 1747 को जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद इनके 2 बेटे थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ईश्वरी सिंह बड़े बेटे थे, इनको राज्य देना बनता था क्योंकि बड़े बेटे का ही राज्य बनता है। और महाराजा सूरजमल इसमें ईश्वरी सिंह के साथ थे। लेकिन मराठे, सिसोदिया, राठौर, इस प्रकार के और 7 राजा थे, वो यहाँ पे माधो सिंह के साथ थे। और ये आखिरकार लड़ाई होती है 1748 में उत्तराधिकार की, और इस लड़ाई में महाराजा सूरजमल की वीरता के कारण ईश्वरी सिंह जीतते हैं और वो जयपुर की गद्दी पे बैठते हैं। इस लड़ाई से इन्होंने साबित कर दिया कि ये वास्तव में एक चालाक और कुशल योद्धा हैं। इसके बाद इनको मुगलों की भी हर लड़ाई में निमंत्रण आते थे कि आप आइए हमारे साथ और लड़िए। इसके बाद इन्होंने जाट शक्ति का पूरा श्रेष्ठता दिखा दी थी वहां पे। इनके बाद इनको यश बढ़ोतरी का एक मौका और मिलता है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनके बाद इनके बेटे राम सिंह को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। लेकिन इनके मामा होते हैं भक्त सिंह, वो इनसे सत्ता हथिया लेते हैं। अब राम सिंह सहायता के लिए महाराजा सूरजमल के पास जाते हैं, लेकिन भक्त सिंह को सहायता मिल जाती है मुगल शासन से। उस समय अहमद शाह वहां पे थे। वो अपने एक सेनापति थे मीर बख्शी सलाबत खान को भेज देते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, और यहाँ राम सिंह सूरजमल को लेकर युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। और सूरजमल जब ये लड़ाई लड़ते हैं जनवरी 1750 में, तो वहां पे सलाबत खान के 2 सेनापतियों को मौत के घाट उतार देते हैं। इससे पूरी तरह मुगलों का भरोसा टूट जाता है और सलाबत खान सीधा सूरजमल की शरण में आ जाता है। वो इसे अपनी शर्तों पे छोड़ देते हैं। इस संधि से पूरे उत्तर भारत में भरतपुर रियासत का नाम हो गया था, क्योंकि तब तक कोई भी ऐसा हिंदू राजा नहीं था जिसने मुगलों को अपनी शर्तों पे झुका दिया हो। इसके बाद दोस्तों 1752 में महाराजा सूरजमल शुरू से चाहते थे कि वो दिल्ली को एक बार अपने रहते रहते जीतें, दिल्ली को, मुगलों को उनकी औकात याद दिलाएं। ये मौका उनको मिलता है। 1752 का समय होता है कि जब अहमद शाह और उनका एक वजीर था सफदरगंज, उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है। सिया सुन्नी की ये लड़ाई थी, लेकिन इसका फायदा महाराजा सूरजमल उठाते हैं और वो इस लड़ाई को चलने देते हैं। जब ये तकरार ज्यादा बढ़ जाती है तो 30 अप्रैल 1753 को सफदरगंज की तरफ से महाराजा सूरजमल दिल्ली पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन इनके आक्रमण करने से पहले ही
सफदरगंज के 23,000 सैनिक हैं जो अहमद शाह की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इससे सूरजमल जी को कोई चिंता नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दिल्ली अपने दम पे जीतने आए थे। सफदरगंज का तो सिर्फ नाम था यहाँ पे। तो महाराजा सूरजमल, उनकी सेना में 15,000 घुड़सवार थे, 10 से 15,000 उनकी पैदल सेना थी। वहीं अब अहमद शाह के पास 1.5 लाख की फौज थी। लेकिन यहाँ जाटों की सेना में बड़ा मिश्रण था। इस सेना में जाट, नागा साधु, ब्राह्मण, गुर्जर, दलित, राजपूत, अहीर, सारी हिंदू जातियां इसमें थी। यानी कि एकता के साथ ही लड़े थे वो लड़ाई। और मात्र 10 दिन की लड़ाई में इन्होंने मुगलों को उखाड़ फेंका था दिल्ली से। और 10 मई 1753 पर दिल्ली पे कब्जा कर लिया था पूरी तरह से जाटों ने। इस्लाम की दुनिया में इस दिन को जाटगर्दी के नाम से जानते हैं कि जाटों ने कैसा वहां पे उधम मचाया था। इसके बाद 1763 में एक बार और दिल्ली को इन्होंने बड़े लेवल पे जीता था महाराजा सूरजमल जी ने। और 10 मई 1753 का समय जो दिन है वो दिल्ली विजय दिवस के नाम से आज भी हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 1754 में मराठे और मुगल दोनों मिल जाते हैं और 80,000 की सेना के साथ ये इनको कुम्हेर के किले में घेर लेते हैं। जनवरी महीने में ये घेराबंदी शुरू होती है जो मई तक चलती है, लेकिन महाराजा सूरजमल के किले फतेह नहीं कर पाते हैं। और इस लड़ाई में जो मराठा सरदार थे मल्हार राव होलकर, उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। इससे निराश होकर होलकर यहाँ पे सूरजमल जी से संधि कर लेते हैं। और इस संधि के बाद तो महाराजा सूरजमल का नाम दक्षिण भारत में भी होने लगता है कि मुगलों के बाद इन्होंने मराठों को भी अपने शर्तों पे झुका दिया था। ऐसे वीर राजा थे वे। अब समय आता है मुगल साम्राज्य के पतन का। इसी सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और इसका फायदा उठा के अफगानी आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली। वो पंजाब को जीतते हुए सीधा आता है और जनवरी 1757 में दिल्ली पे अटैक कर देता है। अब उस समय यहाँ पे राजा था दिल्ली का आलमगीर द्वितीय। वो तो सरेंडर कर देता है अब्दाली के सामने और ये अब्दाली महीनों भर तक दिल्ली को लूटता है। इसके बाद इसकी इच्छा होती है, सूरजमल उस समय काफी अमीर राजा थे, तो ये कैसे भी कैसे सूरजमल को यहाँ पे जीता जाए। उसके लिए ये पहले तो सूरजमल को एक पत्र लिखते हैं। उन्होंने बोलते हैं कि ऐसा है, तुम जो राज करे वो लेके मेरे पास आ जाओ। लेकिन इनकी बात को सूरजमल अनसुनी कर देते हैं। वहीं होता यह है कि इनके बेटे होते हैं जवाहर सिंह, जो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की तरफ जहां लूटपाट कर रही थी अब्दाली की सेना, वहां से टकरा जाते हैं और इनकी सेना को हरा देते हैं। इससे अब्दाली को बहुत गुस्सा आता है। अब्दाली की सेना बहुत बड़ी थी दोस्तों। उसने अपनी सेना को फिर हुक्म दिया कि तुम जाओ और मथुरा और भरतपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे जाके लूटमाट करो। ये पूरी की पूरी सेना इधर आ जाती है और उस समय अब्दाली अपने एक सैनिक को बोलता है कि तुम एक हिंदू का सिर अगर मुझे लाके दोगे तो मैं 5 रुपए इनाम दूंगा। इस तरीके से पूरा शहर बिना सिर की लाशों के अटा पड़ा था। बताते हैं कि उस समय जो यमुना का पानी है वो खून से पीला पड़ गया था। लेकिन इस कत्लेआम को रोकने के लिए उस समय मराठे भी सामने नहीं आए थे। बाद में अब्दाली को रोकने आए थे अगली लड़ाई में, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। महाराजा सूरजमल ने अपने बेटे जवाहर सिंह को इस लड़ाई को रोकने के लिए भेजा, लेकिन अब्दाली की सेना बहुत ताकतवर थी, उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ा, उनको ये रोक नहीं पाए उस समय। और महाराजा सूरजमल खुद उठ के इसलिए मथुरा की तरफ नहीं आए क्योंकि ये भरतपुर और उसके आसपास के इलाकों में बैठे हुए थे। अगर ये खुद उठ के इधर आ जाते तो अब्दाली वहां पे आक्रमण करता और भरतपुर रियासत को अपने कंट्रोल में ले लेता। इसके बाद अब्दाली सूरजमल जी को एक पत्र और लिखता है और बोलता है कि अब भी अगर तुमने कर देने में आनाकानी करी तो मैं तुम्हारे जो किले हैं भरतपुर, डीग और कुमेर के, इनको धूल में मिटा दूं। तो इसका जवाब देते हैं सूरजमल। ये जो जवाब था ये एक अभिमान और विनय का एक अनूठा मिश्रण था। इसमें इन्होंने बोला था कि मैं एक आम सा किसान हूं जिसकी हिंदुस्तान में कोई खास हैसियत नहीं है और आप जैसा शासक बड़े लाभ लश्कर के साथ मेरा सामना करना चाहता है, लेकिन सिर्फ भगवान ही जानता है कि युद्ध का अंजाम क्या होगा। यदि आप मुझसे जीत भी गए तो आपकी प्रतिष्ठा में कोई खास इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आपकी शोहरत झटके में मिट्टी में मिल जाएगी। और सवाल रहा मेरे कत्ल का, तो मेरे राज्य को बर्बाद करने का, तो मेरे वीरों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और भरतपुर, डीग और कुम्हेर के किले जिन्हें आप बोल रहे हो ये मकड़ी के जाल की तरह हैं, ये तो तुम्हें पता चलेगा जब तुम लड़ाई के मैदान में उतरोगे। और क्या पता ये सिकंदर के गढ़ की तरह हमेशा अजय रहे। तो इतिहासकार बताते हैं कि जब ये इस तरीके का पत्र इन्होंने जवाब दिया था अब्दाली को, तो इनके किलों की ठा ली थी पहले उसने अब्दाली ने, लेकिन जब उसे लगा कि सही में इन किलों को जीतना मुश्किल है तो अब्दाली वापस अफगानिस्तान लौट गया था। लेकिन अब्दाली 1760 में एक बार फिर हिंदुस्तान लौटता है और इस बार इसका सामना करने के लिए हमारे वीर मराठा योद्धा पूना से आते हैं दोस्तों। पूना से उत्तर भारत आते हैं लड़ाई लड़ने के लिए सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में।
अब यहाँ पे ये सूरजमल के साथ एक संधि करते हैं कि किस तरीके से हम साथ में लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 4 कारण मैं आपको बताता हूँ ऐसे, जिनकी वजह से संधि टूट गई थी सूरजमल की इन मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ के साथ, जो फिल्म में नहीं दिखाया गया। वो 4 कारण ये थे। सूरजमल जी ने इनको सलाह दी थी कि जो पानीपत का तीसरी लड़ाई है वो इन्होंने लड़ी थी जनवरी में। इन्होंने बोला था कि जो अफगान के जो सैनिक हैं वो सर्दियों में लड़ने में काफ़ी सक्षम है, हमें गर्मियों का इंतजार करना चाहिए, वो गर्मी नहीं झेल पाएंगे। दूसरी सलाह इन्होंने दी थी, जो मराठे हैं वहां से अपनी औरतों और बच्चों को लेकर लड़ाई के मैदान में आए थे, तो सूरजमल जी ने बोला था कि भाई इनको साथ लेके तुम लड़ाई के मैदान में मत चलो, इनकी सुरक्षा में हमें और ध्यान देना पड़ेगा। इनको तुम मेरे जो किले हैं भरतपुर और डीग के वहां छोड़ दो, ये वहां सुरक्षित रहेंगे। इन्होंने एक और सलाह दी थी कि अब्दाली की सेना पे सीधा आक्रमण मत करना, क्योंकि उसकी सेना बहुत ताकतवर है, उस पर झपट्टा मार नीति के साथ हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। सूरजमल जी ने एक और आखिरी सलाह इनको ये दी थी कि जो लाल किला और उसके आसपास के जो छोटे मोटे मुस्लिम शासक हैं उनको मत लूटिए, क्योंकि आप इनको लूटोगे ये अब्दाली के साथ जाके मिल जाएंगे, इनसे हम बाद में निपट लेंगे। लेकिन महाराजा सूरजमल की ये चारों सलाह उस समय सदाशिवराव भाऊ ने नहीं मानी, उनका अपमान उड़ाया और उनको बोल दिया कि मैं दक्षिण से तुम्हारे भरोसे नहीं आया हूं, तुम जाना चाहते हो, मेरा साथ नहीं देना चाहते हो तो जाओ, अब्दाली को हराने के बाद मैं तुमसे भी निपट लूंगा। अब इतने पे जाट राजा थे भाई, महाराजा सूरजमल इतने पे मानने वाले थे, बोले जाओ तुम्हें लड़ना है लड़ो अपनी लड़ाई, मैं चलता हूं अपने भरतपुर रियासत में। इस तरीके से ये संधि टूटी थी दोस्तों, जो फिल्म में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, महाराष्ट्र में बैठ के आप फिल्म बना रहे हो और मराठियों के बारे में आप गलत बोल नहीं सकते, नहीं तो आपके स्टूडियो को आग लगा दी जाएगी। इसलिए महाराजा सूरजमल को इस फिल्म में एक विलेन की तरह प्रोजेक्ट किया गया। अब सदाशिवराव भाऊ तो अपनी हठ धर्मता के कारण ये पानीपत की लड़ाई हार जाते हैं, कोई भी रियासत उन्हें सपोर्ट नहीं करती। और 14 जनवरी 1761 को बोलते, जब मराठे पानीपत की लड़ाई में उतरते हैं ना, वो भूखे पेट उतरते हैं, उन्हें किसी रियासत ने सपोर्ट नहीं किया था। महाराजा सूरजमल को धिक्कार दिया था सदाशिवराव भाऊ ने, ये उसका कारण था। और जब ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि जब इस लड़ाई के बाद लुटे पिटे मराठे जब वापस जा रहे थे तो इनको शरण देने वाले भी महाराजा सूरजमल थे। इन्होंने अपने भरतपुर किले के दरवाजे खोल दिए थे उनके लिए, और 2 से 3 हफ्ते तक इनकी सेवा करी थी, खुद इनकी रानी ने इनकी सेवा करी थी। और 30 से 40 अर्थात मराठों को यहाँ भरतपुर से पूना तक छोड़ के आए थे उस समय महाराजा सूरजमल के सिपाही। ये भी ऐतिहासिक सत्य है जो इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है। और कुछ मराठे उस समय यहाँ रह गए थे भरतपुर में, आजू बाजू के इलाकों में, जिनको आज वो ब्राह्मण थे और उनको भगोड़े नाम के गोष्ठ से जाना जाता है, वो आज भी भरतपुर के आसपास के गांव में पाए जाएंगे आपको। ये सच्चाई है इतिहास की जो कि हमें बताई नहीं जाती है। दोस्तों इस लड़ाई के बाद तो चले गए मराठे लौट के। अब इसके ये भी पता था महाराजा सूरजमल को कि मैं इनको शरण दे रहा हूँ, इसका खामियाजा मुझे अब्दाली से लड़ाई लड़के भुगतना पड़ सकता है। और हुआ भी ऐसा, जब इन्होंने शरण दी तो उसके बाद अब्दाली ने भरतपुर पर हमला करने की फिर योजना बनाई। लेकिन उसी समय सूरजमल जी ने इसको बातों में उलझाए रखा और सीधा आगरा किले पे आक्रमण कर दिया। आगरा किले से आक्रमण करके इन्होंने 50 लाख रुपए वहां से बरामद किए। उन 50 लाख रुपयों में से इन्होंने 1 लाख रुपए अब्दाली को दे दिए और बोला 5 लाख रुपए और तुम्हें बाद में दूंगा, जो कि इन्होंने बाद में उनको दिए नहीं। अहमद शाह अब्दाली भी समझ गया कि ये राजा मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा, और ये बस वो 1 लाख रुपए लेके अब्दाली सीधा अफगानिस्तान लौट जाता है। और आगरा किला जो जाटों ने जीता था ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो जीत थी इससे 90 साल पहले एग्जैक्ट खोखला जाट का बलिदान हुआ था आगरा कोतवाली के सामने। उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों राजा सूरजमल ने भरतपुर रियासत को उस समय सबसे बड़ी रियासत बना दिया था, जिसका वार्षिक खर्चा 60 से 65 लाख था, जो बहुत राजपूताना जो रियासत थी उनसे भी ज्यादा था। महाराजा सूरजमल बड़े ही सिंपल थे, इनकी बुद्धि बड़ी स्थिर थी। एक किसान की ये हमेशा ड्रेस पहनते थे, ब्रज भाषा ठेठ ब्रज भाषा बोलते थे, जाटों का प्लूटो इन्हें बोला गया था दोस्तों। बड़े ही दिमागदार आदमी थे जो आज तक किसी के फंदे में नहीं आए। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जाटों ने अपना साम्राज्य आगे और बढ़ाया, उसको इन्होंने गुड़गांव तक फैला दिया। उस समय का जो मुगल बादशाह था का वजीर संरक्षक था रोहेला वजीर, उसके साथ इनकी लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई के दौरान ही ये एक नदी के किनारे टहल रहे थे सुबह के वक्त, तो मुगलों ने इनके पीछे से वार किया, बंदूक से इनके ऊपर वार किया, और जो गोली इनको पीछे से लगी थी उसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब धोखे से वीर इनको सूरजमल जी को मारा गया था मुगलों के द्वारा।
ये भी एक इतिहास है। वो दिन था 25 दिसंबर 1763 का, जब महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद इनके सबको छत विछत किया गया था मुगलों के द्वारा, जो कि कायराना हरकत थी। एक वीर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो तुमने धोखे से मारा था उन्हें, उसके बाद तुमने उनकी डेड बॉडी के साथ भी ये अपमान किया। लेकिन दोस्तों, जो 25 दिसंबर का दिन है, इस दिन महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये आज भी हमारे देश में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसी थी महाराजा सूरजमल जी की वीर गाथा, जो पानीपत मूवी में सही से नहीं दिखाई गई। इनको एक विलेन की तरह प्रोजेक्ट किया गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।